हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक का जो सेकेंड यूज है इरेशनल नंबर्स का प्रूफ, उस पूरे इरेशनल नंबर्स का प्रूफ कैसे किया जाएगा आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर देखेंगे। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक पढ़ रखा है। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ रियल नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वही हमारा फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक था। उसमें जो फर्स्ट आपका यूज था वो एलसीएम और एचसीएफ, जो हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। इसका जो सेकेंड यूज है वो है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, कि इरेशनल नंबर्स को हम लोग कैसे प्रूव करें कि वो इरेशनल नंबर्स ही है। तो जब कभी भी आए आपको, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो जब भी आप सॉल्यूशन लिखिएगा कुछ बातें आप समझ लीजिए। प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेट पैटर्न है, उसी पैटर्न पे चलना है। आप मानिएगा कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि √5 एक रेशनल नंबर है। अगर हम ये मान लेते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है तो हम लोग √5 को लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर्स होगा, मैं यहाँ पे इधर ध्यान से देख लो, रेशनल नंबर्स कोई भी होगा उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होता है? इंटीजर होता है। p और q क्या होता है? इंटीजर होता है। और ये q आपका जीरो नहीं होना चाहिए, q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा रेशनल नंबर है, जो हम लोग को पहले से ही पता है कि ये हमारा रेशनल नंबर है। तो अगर हमने मान लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a/b। अब मेरी बात एक बात समझो ध्यान से, अगर मैं कहीं पे कोई एक रेशनल नंबर लिखता हूँ 17/13 और एक और हमने नंबर लिखा 15/3 या 15/12, समझिएगा ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन जब कभी भी हम लोग इसको रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं तो ध्यान देना, एक बात तो श्योर है कि जब भी लिखोगे तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1 होना चाहिए। मतलब अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये दोनों नंबर 3 से देखो डिवाइड हो रहा है, ये 5 बार में जाएगा और ये 4 बार में जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा 7-8 क्लास में, कि इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशनल नंबर है ये और ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे जो रेशनल नंबर है p/q के फॉर्म में, इसमें देखो 5 और 4 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये देखिए 13 और 17 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है? 1। तो ऐसे नंबर्स को अगर इस नंबर्स को हम a और b कहें तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है कोप्राइम नंबर। क्या बोला जाता है इसको? कोप्राइम नंबर। ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है कोप्राइम नंबर। तो एक बात बताओ, जब भी कभी हम लोग अगर दो नंबर्स को a/b के फॉर्म में लिखते हैं और उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कोप्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर्स, यहाँ भी देखिए 5 और 4 को प्राइम नंबर्स है। तो को प्राइम नंबर्स का मतलब ये नहीं है बेटा कि 2 प्राइम नंबर्स का हो, 2 प्राइम नंबर ही हो, इसका को प्राइम नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। को प्राइम का मतलब कि जो 2 नंबर्स आपने लिया है उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो इसका थोड़ा सा यूज है जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में ही बता दिया गया है कि फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या है। तो जो भी रेशनल नंबर्स लिखा गया है, अगर ये रेशनल नंबर को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये भी हम कहेंगे कि a और b कैसे नंबर है? a एंड, अच्छे से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, a एंड b आर को प्राइम नंबर। ये कैसे हैं? को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये हो गया कि a और b में कोई भी अब कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। या ये भी लिख सकते हैं कि HCF जो है a, b का वो कितना होगा? 1 होगा। मतलब इनमें a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इतनी बात समझ पा रहे? तो हमने क्या किया, अगर आपको प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है तो आप लेट करिए कि √5 इज ए रेशनल नंबर। बहुत आसान है, सिंपल है, आप समझ सकते हो। जो भी पहली बार ये बच्चा पढ़ रहा है उसको थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि वो 9th में ये सब नहीं पढ़ा है, 10th में आके पहली बार पढ़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। √5 को आप मान लीजिए रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर तो आपने बहुत बार पढ़ा है कि वो p/q के फॉर्म में होता है। मैं इसे p/q के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अगले वाले में ले लेंगे हम लोग। अभी फिलहाल हमने इसको माना है a/b। तो अगर ये a/b के फॉर्म में तो a और b इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे ए और बी में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है? 1 है। अब अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कोई दिक्कत है, जिसके पिछले वाले में देखिए, जिसमें फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक का जो हमने फर्स्ट यूज कराया था एलसीएम और एचसीएफ, ये सेकेंड यूज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद
स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप दोनों साइड्स को स्क्वायर करें तो क्या बनेगा, √5 का स्क्वायर 5, या आप लिख के ही कर लो, डायरेक्ट करने पे तो कुछ बच्चों को दिक्कत ही होती है। आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिनको इतनी दिक्कत नहीं होगी कि आप डायरेक्ट स्क्वायर ना कर पाएँ। इसको लिखा जाएगा a²/b², और इसको हम लिख सकते हैं a² इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 मान लो, 1 इंटू a² और 5 इंटू b², 5b²। क्लियर होगी बातें, मेरी बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए a² को हमने क्या लिखा है, 5 टाइम्स ऑफ b²। अब मेरी बात ध्यान से समझो, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे अगर हमने कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 15, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। तो एक बात बताओ, ये जो नंबर 15 है इसमें एक फैक्टर 3 है और एक फैक्टर 5 है, तो आप बताओ ये जो 15 है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, यस या नो। ठीक वैसे ही समझना है यहाँ पे। ठीक वैसे ही अगर मैं ये कहता हूँ कि जो a² है वो डिविजिबल है 5 से, जो a² है डिविजिबल है 5 से, तो डेफिनेटली a भी डिविजिबल होगा 5 से। क्यों, a² का फैक्टर देखिए 5 इंटू b² है। a² अगर एक कंपोजिट नंबर है, मानते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है, तो इसका फैक्टराइजेशन हुआ है, तो एक है 5 और दूसरा है b²। तो आप बताइए अगर इसका एक फैक्टर है 5, तो डेफिनेटली a² किससे डिवाइड हो रहा होगा, 5 से डिवाइड हो रहा होगा। अब मेरी बात समझिए, अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका नंबर भी उससे डिवाइड हो रहा होगा। ये एनसीईआरटी में एक थ्योरम में बोली गई और ये प्रूफ भी है। आप एक बात बताओ सोच के, ऐसे ही मैं कहता हूँ 12 का स्क्वायर 144, ये 12 का स्क्वायर 144 डिविजिबल है 2 से, तो क्या जो 12 वो डिविजिबल नहीं होगा 2 से? ऑब्वियस सी बात है 2 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, इफ a² इज डिविजिबल बाई 5 देन a also डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब ये हुआ कि a एक ऐसा नंबर है जिसका एक फैक्टर कौन है, 5 है। इतनी बात समझ पा रहे हैं? इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो आप बताओ अगर a एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाई 5 है, तो a का एक प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें एक 5 आएगा और एक और भी कोई इंटीजर आ सकता है। तो लेट इसको मैं मिटा दूँ या इधर कर दे रहा हूँ, ध्यान देना, समझना इस बात को। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर। उसके बाद बेटा क्या करना कि √5 को लिखना a/b का मतलब ये रेशनल नंबर ही है। रेशनल नंबर में जो a और b लिखा गया वो कोप्राइम नंबर से। कोप्राइम नंबर हमने बताया एक ऐसे दो नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के। दूसरी चीज, अब इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड में, √5 का स्क्वायर 5, a/b, √5 का स्क्वायर 5, a²/b², क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है तो 5 इंटू b² बराबर a²। यहाँ पे हमें पता है कि a² जो 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि a भी ऑल्सो डिविजिबल होगा किससे, 5 से, यानी कि a एक फैक्टर है जिसमें 5 उसमें आ रहा है। क्लियर होगी बात है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अगर a का फैक्टर 5 है तो उसका एक और भी कोई मल्टीपल ले लेते हैं। लेट एनी इंटीजर c, a बराबर लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ c। लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि a 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि a 5 ही होगा। a 5 का डिविजिबल है, यानी कि a का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 5 आएगा, एक और भी कोई इंटीजर आएगा जो हमने लिख दिया बगल में, फैक्टराइजेशन किया। तो 5 इंटू c, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। आप क्या करिए, इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। आखिर में एक बार अगर इसका लॉजिक समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप बेटा प्रूव कर लोगे। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे a बराबर 5c इसमें पुट कर दो। a की जगह 5c रखेंगे तो 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ b²। आप बताओ यहाँ से 25c² इज इक्वल टू 5b² होगा।
5 से 5 चला जाएगा, यानी कि 5c² बराबर लिख सकते हैं b²। अगेन यहाँ पे देखो पहले क्या हुआ था, a² 5b² था, अब b² 5c² है। पहले क्या था, a जो है 5 से डिविजिबल था, अब क्या है b जो है वो 5 से डिविजिबल है। समझ पा रही है? यहाँ पे b² अगर 5 से डिविजिबल है तो कहीं ना कहीं b भी 5 से डिविजिबल है। अब एक बात बताओ, शुरुआत में लेके चले थे कि a और b जो है कोप्राइम नंबर्स हैं, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, जबकि यहाँ पे क्या हुआ है, b का भी फैक्टर 5 है और a का भी फैक्टर 5 है। तो दिस कंट्राडिक्ट सो डैट √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। जो हमने माना है वो तो हो ही नहीं रहा है, हमने माना है a और b कोप्राइम नंबर्स है, जबकि यहाँ पे क्या रहा है, a भी हमारा 5 से डिविजिबल है, यहाँ b भी 5 से डिविजिबल है, b² इज डिविजिबल बाई 5। दिस कंट्राडिक्ट, हम लोग ये लिख सकते हैं आगे, a and b both are divisible by 5। this कंट्राडिक्ट में विरोधाभास, जो विरोध कर रहा है इसका। यहाँ पे क्या है कि कोप्राइम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, जबकि यहाँ पे कितना आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5। तो ये विरोध हो रहा है उसका। तो दिस कंट्राडिक्ट सो डैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमने ये प्रूव किया कि इरेशनल नंबर नहीं है, और जैसे ही हमने ये प्रूव किया ये इरेशनल नंबर नहीं है, तो हमने ये मान लिया कि इरेशनल नंबर है। हो सकता है हायर क्लास में जाएंगे तो आपको कुछ और भी प्रूव करना पड़ जाए कि भाई आपने तो अभी तक ये प्रूव किया कि ये रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन हम इसको प्रूव करें कि रेशनल नहीं है और बाद में लिख दे रहे हैं इरेशनल है। क्यों भाई? क्योंकि वही हमको प्रूव करना है। तो हमने मान लिया कि जो हमने माना है रेशनल नंबर वो नहीं है, अब ये क्या है, इरेशनल नंबर है। बात समझ पा रहे? तो इसका प्रोसेस यही है कि √5 अगर आप रेशनल मानिए, रेशनल के फॉर्म में लिखिए, स्क्वायर करिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि a² 5 × b² के फॉर्म में है। तो आपको थोड़ा सा मेरी शुरू से वीडियो देखने पड़ेंगे, तभी आपको ये सब समझ में आएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक क्या है, उसका ये यूजेज पढ़ रहे हैं हम लोग। सेकेंड यूज है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक का, फर्स्ट यूज तो आपने LCMS से पढ़ा, ये सेकेंड यूज है ये इरेशनल प्रूव करना, एक थर्ड भी है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान से समझ के अच्छे से करना होगा। यहाँ पे देखो a² अगर 5 × b² के फॉर्म में लिखा है तो कहीं ना कहीं ये नंबर का एक प्राइम फैक्टराइजेशन 5 आ गया, यानी ये 5 से डिविजिबल है। और यहाँ देखिए b² 5c², यानी b भी डिविजिबल है किससे, 5 से। और a और b अगर दोनों 5 से डिविजिबल है तो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो हमारा ये विरोध कर रहा है, हमने माना है कि नहीं वो ऐसा नहीं है, वो 1 है, जबकि यहाँ पे आ रहा है वो 5 है। यही कंट्राडिक्ट हमको ये शो करने पे मजबूर कर रहा है कि ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। और जब रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, फिर वो इरेशनल नंबर है। समझ में आ रहा होगा? चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको आप लोग देखिए। अब आप एक छोटी सी और बात बताओ, जो आप 9th में पढ़े होंगे कहीं, कि अगर हम एक इरेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर को ऐड करें तो क्या मिलेगा। भाई देखो, हमारा ये √2 एक इरेशनल नंबर है, हमें पता है ये इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपको पता है क्या होता है भाई, डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद ना तो ये टर्मिनेट होते हैं और ना ही ये रिपीट होते हैं। जो भी ये पॉइंट्स के बाद इनकी वैल्यू आएगी, ना तो ये टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है, इनका अंत ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होती इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। तो आप बताइए, अगर √2 एक इरेशनल में 2 ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा इरेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? कैसे इरेशनल होगा? एक बात बताओ, √2 की वैल्यू 1.414 और ये आगे चलता जाएगा, इसमें अगर हम 2 ऐड भी कर देंगे तो ये 2.414 हो जाएगा और ये आगे चलता रहेगा, ना टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा। तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो अगर हम लोग इरेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर को ऐड करें तो वो इरेशनल ही होगा, इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करें तो भी इरेशनल नंबर ही होगा, और अगर इरेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी वो इरेशनल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव डैट 3√2 इज अ इरेशनल नंबर। अगेन वही कहानी, सॉल्यूशन पे जाइए, और ये तो और भी इजी है प्रूफ करने के लिए। आप सीधे मान लीजिए कि 3 + √2 लेट करके, लेट 3 + √2 इज रेशनल नंबर। ये और भी इजी है, ठीक है, आ सकता है, कभी कभी आ भी जाता है ये, एक का 2 नंबर में अगर आ जाए तो आप ये कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको एक प्रोसेस याद रखना है कि लेट 3 + √2 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं
3 प्लस रूट ऑफ 2 बराबर पी बाई क्यू। हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में देखो लिख दिया, जहाँ पे पी कमा क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है। आप लिखिएगा जरूर इसको, को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अगेन यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ टू इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 3/1। इस 3 के नीचे 1 लगाते हैं, 3/1 प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस, पी बाई क्यू यहीं पे, रूट 2 यहीं पे, इक्वल के दूसरी तरफ से अगर एक तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस या माइनस वाला। ये प्लस में थे, किस में हो जाएगा, माइनस में। रूट ऑफ 2 बराबर हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ पी माइनस 3 टाइम्स ऑफ क्यू बटे क्यू। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ये बताओ ये p माइनस 3q, ये अगर एक इंटीजर में किसी इंटीजर का 3 टाइम्स करके अगर हम लोग माइनस करें तो भी एक वो इंटीजर ही होगा, और यहाँ पे भी एक इंटीजर ही है, और ये पूरा पार्ट जो है वो रेशनल नंबर है। जबकि हमें पता है कि रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो आप बताइए, अगर रूट 2 इरेशनल नंबर्स है और ये रेशनल नंबर्स है, तो कहीं ना कहीं अगर ये इरेशनल है और ये यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि ये रेशनल नंबर है, तो कहीं ना कहीं ये कंट्राडिक्ट शो कर रहा है कि 3 प्लस रूट ऑफ 2 इज नॉट रेशनल नंबर। हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर जोड़ेंगे भी तो भी वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो आप देखिए ये इरेशनल नंबर है, लिखिए रूट 2 इज इरेशनल नंबर और p माइनस 3q बाई क्यू इज द रेशनल नंबर। दिस कंट्राडिक्ट सो डैट 3 प्लस रूट 2 इज नॉट रेशनल नंबर, इट इज अ इरेशनल नंबर। समझ पा रहे हैं? एक छोटा सा और इस पे स्क्वायर पे जो शायद आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये लास्ट देख लीजिए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब भी आएगा प्रूफ करने के लिए तो ऐसे प्रूफ करिएगा, इतनी खतरनाक चीज़ नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बोला गया है कि a बराबर रूट 11 प्लस रूट 3, रूट ऑफ 11 प्लस रूट ऑफ 3। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आ जाएंगे तो क्या करेंगे आप, रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 2 और c इक्वल टू दिया हुआ है शायद रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 4। इसमें आपको बताना है कि फाइंड विच वन इज ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन है और सबसे छोटी वैल्यू कौन है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने क्या देखा है कि रूट की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, पॉइंट के बाद बदलता रहता है, और हर एक की वैल्यू निकाल पाना भी अभी हमारे लिए मुश्किल है कि आप निकालते रहोगे, एक नंबर का क्वेश्चन होगा, पता चले इसकी वैल्यू निकाल रहे हो, इसकी निकाल रहे हो, इसकी निकाल रहे हो, फिर ऐड कर रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कुछ करेंगे नहीं, आप सीधे सीधे ए स्क्वायर निकालिए। ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ 11 इंटू 3, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ए स्क्वायर करेंगे यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, और ये दो टर्म में है x प्लस वाई मान लीजिए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, ये फॉर्मूला है, आपको पता ही होगा। 11 प्लस 3 14 प्लस 2 रूट 33, कहानी खत्म। बी स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए, बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 12 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 24। अब सी स्क्वायर कर लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 6 प्लस 2 6 प्लस 4 प्लस 2 रूट 24। क्लियर है ये? अब मेरी बात बताओ, आप एक बात बताओ, 13 प्लस 3 14 प्लस 2 रूट, ये यहाँ पे है 14 प्लस 2 रूट 33, ये आपका है 12 प्लस 2 रूट 24, और ये आपका है 10 प्लस 2 रूट 24। आप इनमें से देख के बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन। आप पहले ये बताओ बी और सी में कौन बड़ा है, ये 14 प्लस 2 रूट 24 और ये 10 प्लस 2 रूट 24। तो ऑब्वियस सी बात है आपका बी ग्रेटर है किससे, बी ग्रेटर है किससे, सी से। बी ग्रेटर है किससे, सी से। समझ पा रहे हैं? जो आपका ये बी वाला है 14 प्लस 2 रूट 24 और ये 10 प्लस 2 रूट 24, 14 और 10 ये देखिए ये तो सेम है 2 रूट 24, लेकिन 14 और 10 में 14 बड़ा है, यानी कि बी बड़ा है किससे, सी से। अब ए और बी में देख लो, यहाँ भी 14 यहाँ भी 14, लेकिन ये 2 रूट 23 और ये 2 रूट 24, ऑब्वियस बात है ये बड़ा है, यानी कि ए सबसे बड़ा होगा बी से भी, यानी हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा है सी और सबसे बड़ा है ए। समझ पा रहे होंगे ये?
हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक का सेकेंड यूज भी खत्म कर लिया, जिसमें था इरेशनल नंबर्स का प्रूफ। लास्ट इसका कंसेप्ट यानी लास्ट यूज जो बचा हुआ है, थर्ड यूज फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक का, कि किसी भी रेशनल नंबर्स को हम लोग ये कैसे जाने बिना डिवीजन किए कि वो डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा या फिर नहीं होगा, अपने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा या फिर नहीं होगा। होता तो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर टर्मिनेट होगा भी और नहीं भी होगा। एक चीज़ और भी उसमें समझना है कि वो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है या फिर कितने डेसिमल के बाद वो रिपीट हो रहा है। तो ये सारी कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम लोग फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक का लास्ट यूज पढ़ेंगे और लास्ट टॉपिक भी होगा। चलिए, थैंक यू।